हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा जो भी साइट है उसको जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आप सभी को पता है हड़प्पा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट के रूप में सिचुएटेड है और हमें हड़प्पा साइट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हैं उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वैगई रिवर से रिलेटेड, तो वैगई रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो हमारा तमिलनाडु स्टेट है वहां से ओरिजिन होता है वैगई रिवर का और उसके बाद में ये जो पाक स्टेट वाला एरिया है वहां पर जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर के है। आज 26 जनवरी है और हमें पता है कि हम हमारा 23rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर कौन कौन से अवार्ड दिए जाएंगे इसके बारे में अनाउंसमेंट हुई। तो सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो कल्याण सिंह जो यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जो हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस, कांग्रेस से गुलाब नबी आजाद एंड सीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं बुद्धा, इन सभी को ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। ये पद्म विभूषण अवार्ड से रिलेटेड अगर हम बेसिक फैक्ट्स व्यू करें तो 1954 में पद्म सीरीज के रूप में इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। हमारे इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में आता है पद्म विभूषण। फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करता है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर आता है पद्म भूषण एंड फोर्थ नंबर पर पद्मश्री। लेकिन पद्म सीरीज की जो अवार्ड है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर एग्जिस्ट करता है पद्म विभूषण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे कंट्री को एड्रेस किया। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बोले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो उन्होंने ये बोला कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो होते हैं वो एक ही कॉइन के टू साइड्स होते हैं। मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटीज़ को वेल तरीके से परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अदर पर्सन की जो राइट्स हैं उनको सिक्योर कर रहा है। हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि देखो जो भी पर्सन है अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को वेल तरीके से परफॉर्म करना चाहता है तो हमारी गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर वो उनको ढंग से इंप्लीमेंट करने में कोशिश करे, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, इनको अगर वेल तरीके से कोई पर्सन परफॉर्म करता है तो वो हमारी कंट्री के डेवलप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर अगर हम बात करें तो राइट्स एंड ड्यूटीज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा न्यूज में है। कुछ टाइम पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से एड्रेस किया था, उन्होंने उस टाइम भी राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर के इंपॉर्टेंट वर्ड दिया था। यूपीएससी में आप देख रहे हो कि हमारा जो ऐसे पेपर आता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है कि किसी भी वर्ड को फिलोसॉफिकल तरीके से प्रेजेंट करके उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कोऑपरेशन को लेकर के पूछ लिया जाएगा किस तरीके से हमारी कंट्री को डेवलप करने में ये दोनों चीज़ें हैं वो वेल तरीके से रोल प्ले कर सकती हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट ने 2021 ईयर के लिए बोला कि 2021 ईयर जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। हमने हमारी आर्मी में एक परमानेंट कमीशन हमारी वीमेन के लिए एंटर किया। इसके अलावा सैनिक स्कूल और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर भी हमने गर्ल्स के लिए एंट्री जो है वो स्टार्ट की। इससे हम जेंडर इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हर पर्सन जो है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर अपनी बर्थ प्लेस के लिए एक जो उनकी रिस्पेक्ट है या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना रोल प्ले करे तो इंडिया जो है वो लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को इंडिया में मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल में उन्होंने शो किया है कि हरियाणा का जो भिवानी एरिया है, भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सुई नाम का एक गाँव है। वहाँ के लोगों ने उस एरिया को डेवलप करने में सेल्फ, यहाँ देखिए आप जो सुई जो विलेज है उसको स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंडर, मतलब सभी ने मिलकर के, जो विलेजर्स हैं उन्होंने ही मिलकर के उस गांव को वेल तरीके से, विलेज को अच्छे से डेवलप किया है। ये एग्जाम्पल जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। जहां पर भी आपको लगता है कि इन एग्जाम्पल्स का यूज़ किया जाना चाहिए वो आपको करना चाहिए। आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाते रहो, उसके बाद में आप अपना जो सिलेबस है उसको रेगुलर व्यू किया करो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी
भी मेंस का एग्जाम हुआ है, उन मेंस के सारे लगभग पेपर जो हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। वहां जाकर के आप व्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 और इसके अलावा ऐसे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जर्नल जो हम रेगुलर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो दूसरा आपको कभी नहीं सिखा पाएगा। आप जब खुद जा करके इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे और जब रिलेट करना स्टार्ट करोगे तभी जा करके आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सकती है। दूसरा सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन रियलिटी में आपको जो खुद जो स्ट्रगल है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। ओके, हम आपको यहाँ पर न्यूज़ बता सकते हैं, ये समझा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद जा कर के उनको रिलेट करोगे तो आप एक नए तरीके से हर चीज़ को व्यू कर पाओगे। ओके, और तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप अगर आपको करना है तो जो भी हम करंट में रिलेट करें, करंट में इशू डिस्कस करें, उसको आप रिलेट किया करो कि हमारे सिलेबस का कौन से पार्ट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को हम यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करें। अब देखो, ये जो हमने पद्म विभूषण जो अवार्ड ये हमने डिस्कस किया लास्ट 2021 का जो प्रीलिम्स था यूपीएससी का, उसमें आपने देखा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने पद्म जो अवार्ड है उन सीरीज को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो अवार्ड्स हैं वो कब दिए गए, कौन कौन से टाइम में, कौन कौन से ईयर में, इनके बीच में कुछ हर्डल्स आई थी जिनकी वजह से इनको नहीं दिया गया था। सारी के सारी जो बेसिक फीचर है वो इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ये हमारे प्रेसिडेंट ने हमें एड्रेस किया, उसको रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है उनको हमने व्यू किया। अब यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर के। हमें पता है कि बॉर्डर इशू काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो पैंगोंग त्सो लेक जो है वहाँ पर चाइना जो है वो ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, ताकि 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ था तब हमने ये देखा था कि इंडिया ने इस पैंगोंग त्सो लेक पर जो चाइना ने एनक्रोच किया उसको खत्म करने के लिए इंडिया ने जो पैंगोंग त्सो लेक है उसकी सर्दर्न बैंक को कैप्चर कर लिया था, और वहाँ की जो पीक है वो हाईएस्ट है, और उसके थ्रू एक इजीली जो इंडिया है वो पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्दर्न पार्ट पर जहाँ पर चाइना ने अपने कैंप एस्टेब्लिश किए थे उनको काउंटर कर सकता था। इसीलिए चाइना ने ब्रिज बनाने की कोशिश की है। मान लो ये पैंगोंग त्सो लेक है, तो पैंगोंग त्सो लेक का वो एरिया जहाँ पर बीच के नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक के बीच की दूरी काफ़ी कम है, वहाँ पर ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि भले ही हमारे बीच में बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड मार्क्स है उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं 2021 में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही एरिया में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया जो है, अगर मान लो 4 थिंग्स हम चाइना से मंगवाते हैं तो 1 थिंग जो है वो हम चाइना को बेचते हैं। मतलब हमारा जो इम्पोर्ट है चाइना का वो वहाँ से ज़्यादा है। इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना आर नियरली 4 times इज एक्सपोर्ट टू द कंट्री। चाइना को हम जितना सामान भेजते हैं उससे ज़्यादा 4 गुना सामान हम इंडिया में मंगवाते हैं। ओके, तो ये जो डाटा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पैंगोंग त्सो लेक की हमने बात की, पैंगोंग त्सो लेक जो है वो हमारे इंडिया का जो लद्दाख यूटी है, और इसके अलावा जो तिब्बत वाला एरिया जो है वो चाइना में यहाँ पर ऑटोनोमस रीजन, वहाँ पर ये पैंगोंग त्सो लेक सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिल्ली से रिलेटेड है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इस बार जो हमारी परेड है उसको व्यू करने के लिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर नर्सेज को, सफाई कर्मचारी को, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो गुरुकुल थीम नेचर क्लासेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि हर वीक में हर क्लास की एक ऐसी क्लास होगी जो ओपन एरिया में ऑर्गेनाइज होगी। इसके अलावा इस क्लास में योगा के रिलेटेड जो हमारी इंडिया का कल्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई जाएंगी। हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में बेसिक फीचर यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएंगी ताकि लोगों में एक आइडिया डेवलप हो सके, अपनी कंट्री के लिए जो रिस्पेक्ट डेवलप हो सके, हमें जो फ्रीडम इंडिपेंडेंस मिली है उसको लेकर के एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस आ सके कि किस तरीके से हमने इस फ्रीडम को गेन किया है। इसके अलावा यहाँ पर जब ओपन एरिया में ये क्लास को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा तो ओपन एरिया में किसी ट्री के अंडर ये कोशिश की जाएगी ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे
हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर के ही है। 27,000 पुलिस पर्सनल को दिल्ली में डिप्लॉय किया गया है, ताकि एक थ्रेट हमें मिली हुई है, हमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली है कि फ्रांस टाइप अटैक जो है वो दिल्ली में हो सकता है। फ्रांस टाइप अटैक 2016 में जब फ्रांस में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने वहाँ पर जो क्राउड थी उसके ऊपर उस ट्रक को मतलब एक तरीके से उसको इतना एग्रेसिव तरीके से उसको चलाया, जिससे वहाँ पर क्राउड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। रैश तरीके से उन्होंने ट्रक को चला करके वहाँ की क्राउड को काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ एक्सप्लेन्ड पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एनजीओ को लेकर के है। फ्रंट पेज पर भी इस आर्टिकल से रिलेटेड न्यूज़ आई है। अभी देखो, ग्रीन पीस इनिशिएटिव एक ह्यूस्टन बेस्ड मीन्स यूएस बेस्ड जो एनजीओ है, उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि पेंडेमिक के टाइम में जिस तरीके से एनजीओ ने काम किया है उसके बेसिस पर जो भी हमारे एनजीओ हैं, जब तक पेंडेमिक चल रहा है तब तक इन एनजीओ को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। अब इनको सस्पेंड क्यों किया गया? कोई भी एनजीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरेन से उनको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है, कुछ डोनेशन मिलता है, तो वो जो एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफसीआरए एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं। एफसीआरए एक्ट क्या होता है? 1969 में सबसे पहले इस एफसीआरए एक्ट को स्टार्ट किया गया था और कोशिश की गई थी कि फॉरेन से जो भी डोनेशन मिले उनको कैप्चर किया जा सके, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि फॉरेन से जो भी पैसा आता है उससे हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो हमारे इंडिया की स्टेबिलिटी है, उसको वायलेट करने की उससे कोशिश की जाती है। तो इसी के बेसिस पर 1976 में एफसीआरए एक्ट को बनाया गया। उसके बाद में 2010 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने इसमें कुछ अमेंड किया, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 2020 में भी इस एफसीआरए एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। नए एफसीआरए एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, उसको दिल्ली में एसबीआई बैंक में अपनी ब्रांच खुलवानी होती है, अपना अकाउंट खुलवाना होता है, और एक अकाउंट के थ्रू ही जो मनी है उसका ट्रांसफर करना है, उससे यूज करना है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप हजारों की संख्या में अपने अकाउंट खुलवा रखे हो और उन सभी में फॉरेन फंडिंग लेते हो। इसके अलावा आधार लिंक से आपको अपना जो भी अकाउंट है उसको रजिस्टर करवाना है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि आपके पास में जो भी आपके अकाउंट में मनी आता है उस मनी को आप किसी अदर एनजीओ को सेंड नहीं कर सकते हो। इस तरीके की कुछ नई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने एफसीआरए एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया था 31 दिसंबर लास्ट डेट कि अपना रिन्यू जो है 5 साल में रिन्यू करवाना होता है। एफसीआरए एक्ट के अंडर जो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको आपको 5 साल में रिन्यू करवाना होता है। अब इनमें जो एनजीओ जिन्होंने रिन्यू नहीं किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर बताया गया है कि एफसीआरए में पहले आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हो। कोई भी पर्सन जिसको भी फॉरेन फंडिंग मिलती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कल्चर लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, सोशल प्रोग्राम्स लेवल पर, किसी भी लेवल पर अगर वर्क करता है, तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर एक जो भी फॉर्म है उसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। और ये जो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत होम मिनिस्ट्री जो है आपको रिव्यू करती है। होम मिनिस्ट्री को अगर लगता है कि आपके ऊपर कोई भी ऐसे आरोप नहीं है, आप कहीं भी ऐसी डिसहार्मनी वाले, कन्फ्लिक्ट वाले कामों में नहीं फंसे हुए हो, आपके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं है और आपकी वजह से हमारी कंट्री को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो आपके जो भी एनजीओ है उसको अप्रूवल दे दिया जाता है। मिनिस्ट्री जो है वो लगभग 90 डेज में अप्रूवल दे देती है, लेकिन अगर नहीं देती है तो ये माना जाता है कि मिनिस्ट्री आप लोगों को अवेयर करेगी कि आपको अप्रूवल अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक बार अगर आपको अप्रूवल दे दिया तो कितने लंबे टाइम तक रहता है? एफसीआरए एक्ट के अंदर अगर आपने अप्रूवल ले लिया तो 5 साल तक आपके पास में अप्रूवल रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले भी मान लो गवर्नमेंट को ये लगता है कि आपका जो एनजीओ है वो गलत तरीके से इलीगल वर्क कर रहा है, तो आपको जो भी आपको दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा 5 साल के बाद में, जैसे ही मान लो 5 साल मतलब आपके 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो उससे पहले अर्लियर 6 मंथ्स में आपको रिन्यू के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपने 5 साल के अंदर अपने आप रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया तो गवर्नमेंट आपके एनजीओ को सस्पेंड कर देगी। लेकिन मान लो आपके 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, उसके 4 महीने के अंदर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। और एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको बताना होगा कि 5 साल के अंदर आप दोबारा से रिन्यू के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर पाई। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सही लगता है तो दोबारा से आपका जो भी सस्पेंशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा से आपको ग्रांट दे दी जाएगी। अब क्या होता है, अगर आपको
मान लो आपका अप्रूवल कैंसिल हो गया, और किस किस बेसिस पर अप्रूवल जो है वो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल इस तरीके से हो सकता है, मान लिया आपने अपना एनजीओ रजिस्टर करवाया कि हम एजुकेशन के सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल से जो मिनिस्ट्री है वो ये देख रही है कि आप पिछले लगातार 2 साल से इस क्षेत्र में, इस रीजन में कोई भी काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब आपका एनजीओ जिस चीज़ के लिए बना था उस चीज़ के लिए आप काम ही नहीं कर रहे हो, तब जाकर के आपका सस्पेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि प्रेजेंट टाइम में नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर भी एनजीओ को रिव्यू करने लग गई है हमारी मिनिस्ट्री, तो अगर लगता है कि डिसहार्मनी क्रिएट करने के काम कर रही है आपका एनजीओ, तब भी आपके जो एनजीओ है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ये एनजीओ को लेकर के इंक्वायरी चल रही है, तब भी 180 डेज तक आपके एनजीओ का जो फंड है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो सस्पेंशन है इनके बेसिस पर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, आपके खिलाफ में गलत कार्रवाई हुई है, तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो इन गवर्नमेंट के इन सारे ऑर्डर्स को। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनजीओ को किस तरीके से सब कुछ अप्रूवल मिलता है और किस तरीके से उनका कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग एफसीआरए प्रोविजन को वायलेट अगर किया तो एनजीओ को किस किस बेसिस पर उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है। तो बहुत सारे वेल नोन एनजीओ हमारे इंडिया के हैं जिनको कुछ भी बेसिस पर, कुछ भी ऐसी बेसिस जब लगा कि उनका जो फंड है उनको गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, या फिर जिस मोटिव के लिए फंड मिला उस मोटिव के अलावा उस फंड को यूज किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर बहुत सारे जो हमारे एनजीओ हैं उनको सस्पेंड किया गया। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका ऑपरेशन इंडिया में शट डाउन कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि ईडी ने यह माना कि फाइनेंशियल डीलिंग्स में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। दूसरा, ग्रीन पीस इंडिया जो है उसके ऑपरेशन को भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के तहत कैंसिल कर दिया गया था 2015 में, और ये बोला गया कि इसके जो मूवमेंट्स ऑफ फंड जो हैं, जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं, उसने मल्टीपल अकाउंट्स इन्होंने ओपन कर रखे हैं। इंदिरा जयसिंह एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव फेसिंग ए सीबीआई प्रोब, 2016 में होम मिनिस्ट्री ने इसका भी एफसीआरए जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये बोला गया कि पॉलिटिकल पर्पज के लिए आपको जो फंड मिल रहा है उसका आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा तीस्ता स्टेबलैंड एनजीओ जो सब रंग ट्रस्ट जो है उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया 2016 में। ये बोला गया कि आपने फॉरेन और डोमेस्टिक जो फंड है उनको मिक्सअप किया है और एक मैगजीन निकालने के लिए इस फंड का यूज किया है। 2015 में मिनिस्ट्री ने फोर्ड फाउंडेशन को भी अपने प्रायर अप्रूवल कैटेगरी के अंडर रखा। उन्होंने ये माना कि जो भी फंड इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मतलब जो भी रिसिप्टेंट्स हैं इंडिया में, उन्होंने गवर्नमेंट से जो भी क्लियरेंस लेना चाहिए उनको क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से इनको वॉच लिस्ट में रखा गया था। ओके, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर कुछ टाइम इसको वॉच लिस्ट में रखा गया था। 2016 में कंपेंशन इंटरनेशनल को बार्ड कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये बोला जाता है कि इनको जो फंडिंग प्राप्त हुई वो इसको कन्वर्जन में, मतलब इंटरफेथ कन्वर्जन में उसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि 2011 में हमारे यहाँ पर 40,000 एनजीओ थे और प्रेजेंट टाइम में 16,000 एनजीओ स्टैंड करते हैं। बहुत सारी प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे जो एनजीओ हैं उनको कर्व करने की, उनको सस्पेंड करने की कोशिश की है। यूपीए टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में, जो 2012 में जब स्पेक्ट्रम यहाँ पर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उसके खिलाफ में कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के कुछ इशू क्रिएट हुए थे, तब उन्होंने बहुत सारे लगभग 4,000 के लगभग एनजीओ को उन्होंने सस्पेंड किया था। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम छोड़ दी थी हमने, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट बात को देखिए कि ये जो एफसीआरए एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि फॉरेन फंड कौन कौन नहीं ले सकता। कोई भी ऐसा कैंडिडेट फॉर इलेक्शन के लिए आप फॉरेन फंड नहीं ले सकते। जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज जो है फॉरेन फंड नहीं ले सकती। जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं ले सकते। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और दियर ऑफिस बियरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, ये जो है वो फॉरेन फंड नहीं ले सकती। ये जो एक्ट है उनको बैन करता है कि आप फॉरेन फंड नहीं ले सकते हो। तो ये हमने एफसीआरए एक्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखे। एनजीओ किस तरीके से वर्क करता है, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ये सब कुछ हमने व्यू किया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर जो है वो एफसीआरए एक्ट के अंडर उसको आप हाई कोर्ट में एक तरीके से चैलेंज कर सकते हो।
यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर ने ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव वे को फाइंड किया है। उन्होंने ये बोला है कि आपका ओरल कैंसर, अगर आप ओरल कैंसर की तरफ इंक्रीज हो रहे हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको व्यू करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि आपके कैंसर की जो सेल्स हैं वो आप में इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड। देखो, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहाँ की स्कूल को लेकर के एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हमारे इंडिया की जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोविड के टाइम में जो लर्निंग गैप है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो भी फाउंडेशन वेल तरीके से डेवलप नहीं था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लर्निंग गैप देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है। उस पिटीशन में ये बोला जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे डिक्लेरेशन करती हैं कि हम आपको ये दे देंगे। एक तरीके से इनडायरेक्टली तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बोला है, नोटिस जारी किया है कि भाई हमारे कंट्री में मैनिफेस्टो को गवर्न करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो उसके लिए आप काम कीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लेजिस्लेचर में कुछ ऐसे काम करे, ऐसे लॉ बनाए जिसकी वजह से जो मैनिफेस्टो है उसको रेगुलेट किया जा सके। और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपने तरीके से कुछ ऐसे इंसर्ट कोशिश करे जिसकी वजह से इन मैनिफेस्टो को रोकने की या इनके ऊपर कर्व करने की कोशिश की जा सके, ताकि लोगों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना की जाए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स में इंडिया को 85 रैंक दी है। इस रैंक से हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन पर स्टेगनेंट स्टेज में है। लास्ट 1 डेकेड में अगर हम बात करें तो इंडिया में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो एक तरीके से इनडायरेक्टली ऑटोक्रेसी, हमारे यहाँ पर जो भी फ्रीडम है उसको एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बेसिस पर ये लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, जिसमें करप्शन के जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, केरला जो स्टेट है वो लोकायुक्त की जो पावर है उनको ऑर्डिनेंस के थ्रू काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। केरला में एक कोशिश की जा रही है कि लोकायुक्त अगर आपको कुछ बात बताए तो उसमें डिपेंड करे लास्ट में इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोकायुक्त की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। मतलब लोकायुक्त की जो भी पावर है उनको रिकमेंडेशन, ओनली रिकमेंडेटरी बेसिस पर अलाउ करने की कोशिश कर रही है केरला गवर्नमेंट। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जो अपोजिशन है उन्होंने बोला है गवर्नर को कि आप इसको अपना एसेंट नहीं दीजिए। आपको पता है कि जब भी कोई बिल पास होता है तो उसके बाद में जब गवर्नर की उसके ऊपर सहमति होती है तभी जाकर के वो एज ए एक्ट बन पाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान का जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक एरिया है और वहाँ पर ये इशू देखने को मिला कि हम 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के 75 ईयर में एंटर कर चुके हैं और अभी भी वहाँ पर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी शादी के टाइम में जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर कितना डिफरेंसेज है कम्युनिटी लेवल पर। लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने जो दलित कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनको अवेल करने की कोशिश की। इससे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर रिपब्लिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो राइटर है निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि जो रिपब्लिक, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिपब्लिक, इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि रिपब्लिक का मतलब होता है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू जो भी प्रोसीजर है वो चले। हमारे यहाँ पर 4000 इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और 500 जो हैं वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग हैं। इससे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारा कंट्री जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से स्टेगनेंट नहीं है, वो रिवॉल्विंग, मतलब टाइम की साइड में जैसे जैसे हमें ज़रूरत हुई वैसे वैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब तक मोर देन 100 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लॉज जो है वो रिपील हो चुके हैं। मतलब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करने वाले कंट्री हैं और ये ही हमारे इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस किया।
अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम टारगेट लेते हैं कि आपको जो वीडियो है उसके ऊपर 50 लाइक करने हैं, तो इस टारगेट को आप कंप्लीट करवाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।